Welcome, friends, in today's session of Business Regulatory Framework, and we are dealing with Sale of Goods Act 1930. Let us try to cover a very small topic based on conditions and warranties. To understand this topic in easiest way, I request you first to understand what exactly is a condition and what exactly is warranty. So first, the concept of condition and warranty should be clear to you. Then only you will be able to understand what exactly is the breach of condition and what exactly is the breach of warranty, and in under what circumstances breach of condition can be considered or it can be treated as a breach of a warranty. क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ब्रीच ऑफ वारंटी कंसीडर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, मान सकते हैं? तो जवाब आएगा यस, ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी. उल्टा नहीं हो सकता. अ ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ condition. Section 13 provides that certain circumstances where a condition may be reduced to the status of warranty. Consequently, the buyer loses his right to reject the goods. His only remedy in such cases shall be to claim the damages. This shall happen in the following cases. Cases पे भी आते हैं थोड़ी देर में, लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है सेक्शन 13 ये समझते हैं. सेक्शन 13 ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्या हम ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं? जी बिल्कुल मान सकते हैं. पहली बात तो ये है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन या ब्रीच ऑफ वारंटी करता कौन है? तो सेलर करता है. कौन करता है? सेलर करता है. सेलर करता है ब्रीच ऑफ कंडीशन या ब्रीच ऑफ वारंटी. अगर सेलर ब्रीच करता है तो बायर को इसके सामने रेमेडी मिलनी चाहिए. यस सर, बायर को रेमेडी मिलनी चाहिए, बायर को राइट्स मिलने चाहिए. बायर क्या कर सकता है? इफ सेलर मेक्स ब्रीच, व्हाट आर द राइट्स ऑफ बायर? यहाँ सिर्फ बायर्स को ही राइट मिलेगा दोस्तों. ये सिचुएशन ऐसी. कंडीशन और वारंटी का ब्रीच करने का जिम्मा किस पे डाला गया है? सर, सेलर ही करेगा ब्रीच. और सेलर अगर ब्रीच करता है कंडीशन या वारंटी की तो बायर के पास क्या अधिकार है? ये हमने डिटेल में पढ़ा है सेक्शन 12 दोनों की डेफिनेशन. इफ सेलर मेक्स एनी ब्रीच, से फॉर एग्जांपल इफ सेलर मेक्स ब्रीच ऑफ कंडीशन, तो बायर के पास अधिकार है. क्या अधिकार है? दो अधिकार मिलता है तो बायर हैज टू राइट्स. पहला अधिकार क्या है? ही कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा अधिकार क्या है? ही कैन क्लेम फॉर डैमेजेस. यानी कंडीशन की ब्रीच होती है तो दो अधिकार बायर को मिलता है. कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन हो सकता है, दूसरा डैमेज क्लेम कर सकता है. लेकिन अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होता है तो सेलर अगर ब्रीच ऑफ वारंटी करता है तो बायर के पास क्या रेमेडी है? बायर के पास क्या अधिकार है? सिर्फ एक अधिकार है. ही कैन ओनली क्लेम डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी. यानी कंडीशन ब्रीच होते हैं तो दो अधिकार है और वारंटी ब्रीच होता है तो एक अधिकार बायर के पास. तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को बायर के पास अधिकार है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या वो ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकता है? मान सकता है, क्योंकि ब्रीच ऑफ कंडीशन के अंदर ब्रीच ऑफ वारंटी आ गया है. मान लीजिए ब्रीच ऑफ कंडीशन के अंदर जो पहला अधिकार है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, वो पहला अधिकार वो वेव कर दे तो, लेट गो कर दे तो, वो अधिकार का वो उपयोग ही ना करे तो, दूसरा उपयोग करे तो दूसरे अधिकार का, ही इज ओनली क्लेमिंग फॉर डैमेजेस, तो डैमेज क्लेम करने का अधिकार तो ब्रीच ऑफ वारंटी में भी मिल रहा है. तो दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? ब्रीच ऑफ कंडीशन इज इक्वल टू ब्रीच ऑफ वारंटी हो गया कि नहीं हो गया? तो वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं. उल्टा नहीं हो सकता है. ब्रीच ऑफ वारंटी को हम ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते हैं क्योंकि ब्रीच ऑफ वारंटी में एक ही अधिकार है, कंडीशन में दो है. इसके लिए दो में से एक आप लेट गो कर सकते हो तो लेट गो करेंगे तो कंडीशन को वारंटी मान सकते हैं. सो अब कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर सकते हैं? तो पहला है बाय वेविंग. तो पहली जो सिचुएशन है वेवर बाय बायर, where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition.
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कुछ कंडीशन रखी गई थी और वो कंडीशन अगर सेलर ने ब्रीच कर दी है, अब बायर पे डिपेंड करता है कि क्या करना है। क्या इस शर्त का पालन करवाना है या इसको लेट गो करना है, जाने देना है, वेव कर देना है। तो बायर के पास ऑप्शन है कि उसको क्या करना है। इफ ही वेव्स द कंडीशन, यानी पहली सिचुएशन है वो अब अपनी जो शर्त रखी है जो पूरी नहीं की गई है, तो वो वेव कर सकता है इस कंडीशन को। या दूसरी सिचुएशन, इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। चलेगा, कोई शर्त का पालन नहीं किया, चलेगा, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या वो क्या करेगा, दूसरा ऑप्शन, ये ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेगा, यानी सिर्फ डैमेज क्लेम करने की बात। क्या बात होगी, सिर्फ डैमेज क्लेम करने की बात होगी। सो द कंडीशंस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द बायर। जो भी कंडीशंस रखी गई है, कही गई है या फॉलो की जा रही है, वो बायर के हित में होती है, ऐसा माना जाता है। यानी बायर के लिए ही कंडीशंस रखी गई होती है कि उसके साथ नाइंसाफी ना हो। ही हैज देयरफॉर द ऑप्शन टू वेव द ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस शॉर्ट ऑफ इट। तो अब बायर पे डिपेंड करता है कि उसे ये अपना अधिकार का उपयोग करना है या नहीं करना है, उससे बेनिफिट लेना है या नहीं लेना है, बायर पे डिपेंड करेगा। तो हो सकता है अपने अधिकार को वो लेट गो कर दे, वेव कर दे, और जैसा जो चीज़ मिला है एक्सेप्ट कर ले, चलेगा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा टाइट है शर्ट, चलेगा मैं पहन लूंगा, थोड़ा लूज है शर्ट, चलेगा मैं पहन लूंगा। आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से एक्सेप्टेंस करना है। इन दैट केस ही रिमेन्स लायबल फॉर द प्राइस। अगर आप एक्सेप्टेंस कर रहे हैं तो आपको उसका पेमेंट तो करना ही पड़ेगा एज अ बायर, बट मे ओनली रिकवर डैमेजेस इफ देयर इज एनी ब्रीच। आप पेमेंट तो आपको करनी करनी है, अगर आपको कोई नुकसान लग रहा है तो आप नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कर सकते हैं। सो ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, ऐसा बायर के पास ऑप्शन है। वंस द बायर एक्सरसाइज इज ऑप्शन, ही कैन नॉट लेटर ऑन कंपेल द सेलर फॉर इट्स फुलफिलमेंट। अगर आपने एक बार ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया, सिर्फ आपने डैमेजेस क्लेम किए हैं, तो फ्यूचर में आप ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसलेशन करना हो तो अभी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैंसलेशन नहीं कर रहे हैं, आपने अपना ये अधिकार वेव कर दिया है, तो फ्यूचर में कभी भी आप सेलर को कंपेल नहीं कर सकते, उस पर दबाव नहीं डाल सकते, उसके लिए कंपलसरी वाली सिचुएशन हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये पहली सिचुएशन हुई, वेवर बाय बायर। दूसरी सिचुएशन ये होगी, कंपलसरी ट्रीटमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। कंपलसरी हो जाता है कि आपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ही मान लेना है। तो ऐसा कब होगा, when the contract of sale is not severable, means it is not divisible, then the buyer has accepted the goods or part thereof. The breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as a breach of warranty. तो ये सिचुएशन है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को हम डिवाइड कर पाए ऐसी सिचुएशन नहीं है, और बायर ने गुड्स का एक्सेप्टेंस भी कर लिया है, ये सिचुएशन है। द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर कैन ओनली बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। एक्सेप्टेंस करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट सेपरेशन सेवरेबल यानी कि डिविजिबल नहीं है, बायर ने उसका गुड्स का एक्सेप्टेंस कर लिया है, तो वहां कंपलसरी ट्रीट करना पड़ेगा ब्रीच ऑफ कंडीशन को, ट्रीट करना पड़ेगा ब्रीच ऑफ वारंटी। एज पर सेक्शन 42 ऑफ द एक्ट, बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। अब ये कैसा पता चलेगा कि बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, तो उसकी भी सिचुएशन दी गई है जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा, वही चीजें हैं। एक्सप्रेस अप्रूवल की बात होगी, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस की बात होगी। अगर बायर को जो चीज मिली है वो चीज का उसने उसने एक्सेप्टेंस कर लिया और इंटीमेट कर दिया हो सामने वाले को, सेलर को बता दिया हो कि मुझे ये चीज अच्छी लगी, मैंने अपने पास रख ली है। सो पहला पॉइंट क्या बनता है, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स कब माना जाएगा, when the buyer intimates to the seller that he has accepted the goods, जिसे अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, अप्रूवल, एक्सप्रेस अप्रूवल देके। दूसरा, when the goods have been delivered to him, गुड्स की डिलीवरी उसे मिल चुकी है, तो वहां पे भी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। डिलीवरी में ऐसा माना जाएगा। डिलीवरी में आगे और गहराई में समझाया गया है डिटेल में। ही डज एनी एक्ट इन रिलेशन टू देम,
विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर। कोई ऐसा इनकंसिस्टेंट काम कर दिया हो, आपको चीज की डिलीवरी दी गई है, ओनरशिप नहीं दी है, पोजीशन दिया है, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हुई है, और आपने उस चीज को गिरवी रख दी, प्लेस कर दिया है। तो कुछ इनकंसिस्टेंट काम कर दिया है, अनऑथोराइज्ड काम कर दिया है, ओनरशिप आपको मिली नहीं थी, फिर भी आपने वो किसी को प्लेस कर दिया है। तो अगर आप किसी को प्लेस करते हो तो आपने इम्प्लाइडली उस चीज का एक्सेप्टेंस कर लिया, ऐसा माना जाएगा। When after the lapse of a reasonable time he retains the goods without intimating to the seller that he has rejected them। आपको कोई चीज यूज करने के लिए दी हो, टाइम मेंशन भी किया हो, 10 दिन में आप एक्सेप्टेंस दे देना, यहाँ रीजनेबल टाइम फॉलो किया जाएगा अगर टाइम मेंशन नहीं किया हो। तो रीजनेबल टाइम जैसे ही लैप्स हो जाता है, वो समय समाप्त हो जाता है, तो क्या मान लिया जाएगा कि आपने वो चीज का एक्सेप्टेंस कर लिया है। आपने ना ही एक्सेप्टेंस किया हो ना ही रिजेक्शन किया हो, ऐसी सिचुएशन में ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। बट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सेवरेबल, अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल फॉर्मेट का हो एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द पार्ट ऑफ द गुड्स, पार्ट एक्सेप्टेंस हुआ हो, ही कैन स्टिल एक्सरसाइज हिज राइट टू रिजेक्ट द रिमेनिंग गुड्स। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नेचर का हो, हम उसमें से कुछ सेपरेशन कर सके इस पैटर्न का हो, यहाँ डिविजिबल ही बात हो रही है, यहाँ पार्ट एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स हुआ है, फुल एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स नहीं हुआ है। मान लीजिए 500 यूनिट्स देने थे, तो आपने हो सकता है 200 यूनिट्स का एक्सेप्टेंस किया हो, 300 यूनिट अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं किया है। फ्यूचर में आप इसका रिजेक्शन करना चाहे तो कर सकते हैं इफ इट इज डिविजिबल। तो यहाँ डिविजिबल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आप पार्ट डिलीवरी ले रहे हैं, तो वहाँ आप फ्यूचर में बाकी की डिलीवरी के लिए रिजेक्शन करना चाहे तो कर सकते हैं।